टुडेज़ टॉपिक इज़ वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वुमेन्स के रेवोल्यूशन के बारे में। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द रेवोल्यूशन। शुरू से ही, जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था, जब से ही वुमेन्स जो पार्टिसिपेट कर रही थी उसके रेवोल्यूशन में। ठीक है, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था वुमेन्स ने। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन 16 पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। वो लोग जो है अपनी जो पॉलिटिकल वहाँ पे थॉट्स चल रहे थे, आइडियाज़ जो आ रहे थे लोगों में, वो लोग भी जैसे कि मैन कर रहे थे, अपने ग्रुप्स में डिस्कस कर रहे थे, उनके क्लब्स चल रहे थे। सेम इसी तरीके से वहाँ वुमेन्स के भी क्लब्स चल रहे थे और उनके भी अपना न्यूज़पेपर था। जो उनके आइडियाज़ थे, जो उनकी व्यूज़ थे, वो लोग भी अपने बताती थी, डिस्कस करती थी। From the very beginning, they demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office. ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग में डिमांड करी थी कि हमें भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। ठीक है, और हम अपनी असेंबली बनाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ पे वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं था। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बतानी है कि वुमेन्स जो थी वहाँ पे, जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी, वो वुमेन के उसमें दो कैटेगरीज में डिवाइड थी। ठीक है, पहले थी आपके रॉयल फैमिलीज़ वाली और दूसरी थी आपकी पुअर फैमिली से। ठीक है, जो रॉयल फैमिली की लेडीज़ थी वो लोग एजुकेटेड हुआ करती थी। ठीक है, और जो पुअर फैमिली की होती थी वो अनएजुकेटेड होती थी। जो रॉयल फैमिली की थी, जो एजुकेटेड थी, वो लोग ही पार्टिसिपेट करती थी इन क्लब्स में भी। ठीक है, तो मतलब उनके ही आइडियाज़ और उनके ही व्यूज़ सब में स्प्रेड हो रहे थे। बट जो पुअर फैमिली से थी, वो लोग को जॉब तो मिल नहीं सकती थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो लोग दूसरों के घरों में क्या तो काम करती थी, जैसे डोमेस्टिक वर्क करती थी, या फिर वो वैसे ही कोई काम करती है, जैसे पैन प्लेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना या रैलीज में फ्लैग लेके चल रही। बट उनका अपना कोई व्यू और कोई अपने थॉट्स नहीं थे जो वो अपने दे पाती। ठीक है, क्योंकि रॉयल्स जो वहाँ पे एजुकेटेड पीपल थे, जो कैलर्जी और नोबल क्लास से जो थी वुमेन्स, जो उनकी बेटियाँ थी या वाइफ्स थी, तो वही लोग थी मेन। और ये सिर्फ पुअर फैमिली की जो थी अनएजुकेटेड वुमेन्स, वो सिर्फ उन्हें सपोर्ट करती थी उनकी उसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग जोकोबिन रीजन रिमेन द गवर्नमेंट मेड स्कूलिंग कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। जोकोबिन क्लब आया फ्रांस में, यानी कि रॉबेस्पियर वाला टाइम आपका, तो वहाँ पे कंपलसरी कर दी गई एजुकेशन सभी वुमेन्स के लिए। ठीक है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं दिया गया। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स दैन इनटू मैरिज अगेन देयर वे। और वहाँ पे फोर्सफुली अब पेरेंट्स जो है शादी नहीं कर सकते थे लड़की की उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। डाइवोर्स वर मेड इलीगल, और डाइवोर्स जो वहाँ लीगल कर दी गई, यानी कि सिर्फ मैन को ही ये राइट नहीं है कि वो डाइवोर्स दे सकता है, बल्कि वुमेन को भी राइट दे दिया गया। ठीक है, इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन्स इन फ्रांस वोन द राइट टू वोट। और फाइनली 1946 में जाकर वुमेन्स को राइट टू वोट मिल पाया फ्रांस के अंदर। सोचिए कितने टाइम बाद मिला है, और मेंस को कितने पहले मिल चुका था। ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अच्छा, तो वहाँ पे स्लेवरी किससे कहते हैं? सबसे पहले यही बात आती है, स्लेवरी कहते हैं ग़ुलाम को। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे ग़ुलाम क्या होता है। जो आपने किसी को पर्सन को ख़रीद रखा है, तो आप जो चाहेंगे आप उससे करवा सकते हैं। तो वहाँ पे फ्रांस में स्लेवरी सिस्टम भी था। द स्लेवरी ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। ये कब शुरू हुआ था? 17th सेंचुरी में। फ्रेंच मर्चेंट सेल फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्डेक्स और नैंटीस टू द अफ्रीकन कोर्ट्स वेयर दे ब्रॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफ्टेंस। ठीक है, तो फ्रेंच के जो वो थे, वो लोग कहाँ से लेते थे? ये दो बोट्स के नाम हैं जहाँ से वो लोग आते थे, बोर्डेक्स और नैंटीस। यहाँ से जो है स्लेव्स को लिया जाता था। अच्छा, स्लेव्स का क्यों लिया जाता था? वहाँ तो ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलेशन एकदम ग्रो हो रही थी फ्रांस में। स्लेव्स को इसलिए लिया जाता था बेटा वहाँ पर यूरोप में, क्योंकि वहाँ पर सब जो थे वो रॉयल फैमिली के लोग थे, और वो लोग जो कुछ करना नहीं चाहते थे, मतलब खुद से काम नहीं करना चाहते थे फील्ड्स में जाके, और वो चाहते थे कि यहाँ का वो तो अच्छा है, ज़मीन बहुत अच्छी है, सब चीज़ हो जाएगी, लेकिन मेहनत कौन करे जाकर। तो इसलिए उन लोगों ने
जो वहाँ से स्लेव्स खरीदने शुरू कर दिए थे। कहाँ से कर ले रहे थे? इन कार्डिबियंस से, ठीक है, कैरिबियंस से ले रहे थे। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, और कैरिबियंस वाले कहाँ किसको देते? प्लांटेशन ओनर को देते थे, ठीक है। वो बस खरीदते थे उनसे और वो ले जाके वहाँ पे फील्ड में छोड़ दिया करते, और वो जो चाहते थे उनसे वो करवाते थे स्लेव से। क्योंकि फ्रांस के जो मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के जो लोग थे वो लोग तो रेवोल्यूशन में लगे हुए थे, और ऊपर अपर क्लास वाले वर्क करना नहीं चाहते थे। तो इसलिए वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और आपको पहले ही मैं आपके फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि वहाँ पे फूड प्रोडक्शन जो फेल्ड हो गया था, वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम हुई थी। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस, ठीक है। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स इट, बट इट डिड नॉट पास any laws, fearing opposition from businessmen whose income depend on the slave trade. तो 18th सेंचुरी में स्लेव्स को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बट क्या हुआ? नेशनल असेंबली ने इस पर बहुत लंबी डिबेट करी, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी लॉ पास नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उन्हें डर था बिजनेसमैन्स का, ठीक है, हु इनकम्स डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड, और जिसकी खाली इनकम ही उस पर डिपेंड करती थी स्लेव ट्रेड पे। वो लोग स्लेव्स को लेते थे, ख़रीदा और उसको प्लांटेशन ओनर को ज़्यादा पैसों में दे दिया। अब प्लांटेशन ओनर क्या करता था? जितने को उसने ख़रीदा है उससे ज़्यादा का उससे वर्क ले लिया करता था, ठीक है। इन 1794 Jacobin remains abolished slavery in the French colonies. Again in 1804 Napoleon reintroduced it, ठीक है। तो 1794 में क्या हुआ था कि जोकोबिन ने ये अबॉलिश कर दिया था स्लेवरी सिस्टम को फ्रेंच कॉलोनीज से। उन लोग से कहा गया था कि आप लोग अपने यहाँ जाइए, जिसको जहाँ जाना है, बट नेपोलियन ने इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया था। नेपोलियन ने इसको, जो वहाँ पे स्लेव्स थे उनसे फिर से काम लिया गया था। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, और फाइनली 1848 में जाके स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म किया गया फ्रांस में से, ठीक है। तो ये था स्लेवरी आपका सिस्टम, और इसमें क्या क्या हुआ, इसके क्या था ये पढ़ते हैं। इट अबॉलिश सेंसरशिप, फ्यूडलिज्म एंड प्रिविलेजेस। जब 1804 में इनको जो फ्री हो गई, अबॉलिशन हो गया स्लेवरी का, तो सेंसरशिप को ख़त्म किया गया, फ्यूडलिज्म ख़त्म किया, ठीक है, और एंडेड प्रिविलेजेस। फ्यूडलिज्म क्या होता है? फ्यूडलिज्म है आपका जो कि बिजनेसमैन हो, ये फार्मर, जो भी कुछ अपना प्रोड्यूस कर रहे थे वो एज अ टैक्स वो गवर्नमेंट को पे कर रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को ख़त्म किया गया क्योंकि वो भी स्लेव्स के ऊपर ही आ रहा था, ठीक है। प्रिविलेजेस ख़त्म कर दी गई। प्रिविलेजेस यानी कि जो कोई अगर रॉयल फैमिली में जैसे कैलर्जी या नोबल के घर बेटा या बेटी हो गई, तो मतलब वो ज़मींदारी हुआ या फिर वो उसी फैमिली से बिलोंग करता है तो रॉयल लाइफ ही जिएगा, ऐसा कुछ नहीं था। ऑल मैन आर इक्वल। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड इक्वलिटी इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। तो अब डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन हो गया, ठीक है, और सबके जो है फ्रीडम दिया गया बोलने का, और कानून के नज़र में सभी लोग इक्वल हो गए अब, ठीक है। द रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द यूरोप एंड एशिया, और इस रेवोल्यूशन से पूरे यूरोप और पूरे एशिया के लोग बहुत इंस्पायर हुए। किससे हुए? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। पीपल इन कॉलोनीज वर रीनर्जाइज्ड एंड लॉन्चेस मूवमेंट टू अगेन फ्रीडम, और जो कॉलोनीज थी उन्होंने फिर से अपने आज़ादी पाने के लिए जो फ्रीडम करा। अच्छा, कॉलोनीज़ क्या होता है? कॉलोनीज़ बेटा वो होती है जैसे कोई सुपीरियर नेशन होता है जो बहुत पावरफुल है, ठीक है। वो किसी जो कमज़ोर होता है नेशन या कोई छोटा सा एरिया है तो उस पर जाके अपना कब्ज़ा कर लेता है, वहाँ जाके अपनी कॉलोनी बना लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इंडिया में हुआ था, ब्रिटिशर एज अ कॉलोनीज़ ही आए थे, वो लोग यहाँ ट्रेड करने आए थे और फिर उन लोगों ने यहाँ पे पूरे स्पेन हमारे नेशन पे कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस, ठीक है। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय हमारे पास
एग्ज़ाम्पल हैं उनके कि वो जो बहुत रिस्पॉन्डेड हुए थे इन आइडियाज़ से जो आ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे इवेंट्स। अच्छा, कोई भी रेवोल्यूशन हो, कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, तो जब वो होता है तो उसके डेली लाइफ पे भी बहुत से असर पड़ते हैं। सेम ऐसे ही फ्रांस में भी हो रहा था। अब यहाँ पे कोई चीज़ होती है रिसेंटली तो हमारी डेली लाइफ में भी उसके असर आते हैं, तो ऐसे ही फ्रांस में हुआ था ये। चैलेंजेस इन डेली लाइफ। बाय 1799 द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड ड्रास्टिकली चेंज फ्रांस। 1799 में बहुत बड़ा चेंज आया फ्रांस के अंदर। इट हैड डिसलॉजेस द ओल्ड सोशल ऑर्डर, ओवरथ्रो द मोनार्की एंड ब्रॉट द चर्च अंडर स्टेट कंट्रोल। ठीक है, तो अब क्या चेंज आया था कि जो पुराने इनकी जो चलते आ रही थी सोशल ऑर्डर वो ख़त्म हो गए। ठीक है, मोनार्की ख़त्म हो गई और चर्च डायरेक्ट कंट्रोल किसके अंडर में आ गया था, उसके कहते हैं स्टेट कंट्रोल के। ठीक है, मैनी चेंजेस अकर्ड इन एवरीडे लाइफ, और बहुत से चेंजेस भी आए रोज़ाना की ज़िंदगी में। कैसे, कौन कौन से चेंज आए थे? न्यू सिंबल सच एज अ ट्री कलर इमेज, यानी कि न्यू सिंबल मिल गया था उनका फ्लैग। ठीक है, अब फ्रांस के पास क्या आ गया था? फ्लैग आ गया था। वो टाइल वर इलिमिनेट, टाइल को ख़त्म कर दिया गया था। एलॉबरेट फैशन वर रिप्लेस बाय प्रैक्टिकल क्लोथ्स, और जो वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस थे वो ख़त्म कर दिए गए थे, क्योंकि जोकोबिन क्लब्स के जो लोग थे वो ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनते थे, वो एक लोकल ड्रेस पहनते थे, जैसे कि एक पुअर फैमिली के लोग पहनते या मिडिल क्लास वाले लोग कपड़े पहनते, वही पहनते थे अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। और जब डिक्लेरेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इस चीज़ को भी ख़त्म किया गया कि यहाँ पे जो है कोई रॉयल ड्रेस नहीं पहना जाएगा, कोई भी ऐसा ट्रेडिशन नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रांस में बहुत ट्रेडिशन था इस चीज़ का। ठीक है, पीपल डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, और सबने अपने स्ट्रॉन्ग सेंस कर लिए थे, डेवलप करा था, अपने नेशनल आइडेंटिटी उनकी हो गई थी कि सबको अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए थी कि हम फ्रांस के पीपल हैं, वी आर द फ्रेंच सिटीज़न। ठीक है, नेशनलिज्म आ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्राइड एंड डिवोशन टू आवर वंस कंट्री स्प्रेड थ्रू आउट फ्रांस। तो नेशनलिज्म एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई सबके अंदर, डिवोशन आया अपनी कंट्री के लिए, पूरे में फैल गया। ठीक है, कहाँ पे? फ्रांस के अंदर। अब सबको अपने नेशन की बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि हम नेशनलिस्ट हैं, ये हमारा नेशन है। ओके।